हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और हमने इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और जनरल साइंस से रिलेटेड भी आपको क्लासें एक्सप्लेन की हैं। आज जो हमारी क्लास है वो पॉलिटी की क्लास है। इसमें हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने नॉन फार्मा सीरीज के साथ साथ फार्मा सीरीज को भी स्टार्ट किया है, जो आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। साथ साथ में हम आपको जो नॉन फार्मा में पढ़ा रहे हैं वो भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि आपके आरआरबी के एग्जाम में बस टाइम कम होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए इस तरीके से, चाहे वो आपको हिंदी में समझ आए चाहे वो आपको इंग्लिश में समझ आए, बट आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो आज हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप स्लाइड में देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव का संचालन नहीं करता। किस चुनाव का संचालन नहीं करता? कौन? इलेक्शन कमीशन किस चुनाव का संचालन नहीं करता? नंबर 1 राष्ट्रपति के चुनाव का, नंबर 2 राज्यसभा का, नंबर 3 ग्राम पंचायत का, और 4 है आपका विधान परिषद। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, वो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है इसको कंडक्ट नहीं कराता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपका? आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ, वहां से आप समझ लीजिए। जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से आपके जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराता है। ये देखिए, प्रेसिडेंट के, ठीक है, बीपी लोकसभा के और राज्यसभा के, विधानसभा के, इतने जो आपके जो यहाँ पे होते हैं क्या चुनाव होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है? आपका इलेक्शन कमीशन। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कौन से कराता है? आपके पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटी का। ठीक है, ये आपका कराता है स्टेट इलेक्शन। तो आपने भी पीछे पढ़ा, आपने देखिए एक चीज वहां पे पढ़ी, आपको इतनी चीजें क्लियर हुई कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से कराता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक पोलिंग बूथ। ठीक है, एक मतदान केंद्र पोलिंग बूथ का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? नंबर 1 रिटर्निंग ऑफिसर, या प्रिसीडिंग ऑफिसर, या यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या यहाँ पे पोलिंग एजेंट। कौन होता है? किसका? एक मतदान केंद्र पोलिंग बूथ का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे जो आपका अधिकारी होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका प्रिसीडिंग ऑफिसर, जिसको क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए कैसे बनती है कमेटी। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो किसको अपॉइंट करता है? यहाँ पे जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको, फिर जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है वो किसको अपॉइंट करता है? यहाँ पे प्रिसीडिंग ऑफिसर को। तो ये पूरी यहाँ पे एक देख सकते हैं आप फ्लो चार्ट है। डीएम ने क्या किया, किसको किया? रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर ने किसको किया? प्रिसीडिंग ऑफिसर को। ठीक है, जो कि होता है पोलिंग बूथ का। कौन होता है? पोलिंग बूथ का। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ का क्या होता है? प्रभारी अधिकारी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑफिसर इंचार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इलेक्शन कैंपेनिंग मस्ट स्टॉप हाउ मेनी हावर्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ पोलिंग। चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के कितने घंटे पहले बंद कर देना चाहिए? फिर से एक बार आप पढ़िए कि चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने के कितने घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। कितने घंटे पहले बंद करना है? 24, ठीक है, 36, या यहाँ पे 48, या यहाँ पे 78। कितने घंटे पहले आपको क्या करना है? चुनाव प्रचार बंद कर देना। कितने घंटे पहले? 48 आवर्स पहले आपको क्या कर देना है? चुनाव प्रचार को क्या कर देना है? बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये चीज क्लियर हो गई। क्या ऑप्शन था आपका? 48 आर, याद रखना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी की क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, बट कोई नहीं, फिर से डिस्कस कर देता हूं एक बार। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन हाउ मेनी स्टेट्स। वहां पे मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। वहां पे जब मैंने आपको डिस्कस किया था तो वहां पे ये परसेंटेज पूछा गया था। ठीक है, अब परसेंटेज पूछ दिया है तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने स्टेट में आपका हो सकता है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने राज्य में से कम 6% वोट प्राप्त होने चाहिए। कितने कितने राज्यों में उसको 6% वोट मिले होने चाहिए? कितने में? तो एक यहाँ पे 2 स्टेट्स में, या यहाँ पे 3 स्टेट में, या यहाँ पे 4 स्टेट में, या यहाँ पे 5 स्टेट में। कितने स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में उसको क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 6% वोट मिले होने चाहिए, तब उसको क्या हो सकता है? राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिल सकता है? दर्जा मिल सकता है। ठीक है, कितने? 6% वोट होने चाहिए। कितने? 4 स्टेट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
याद रखिए। देखिए क्वेश्चन आप रिपीट भी होंगे कुछ क्वेश्चन, बट आपको क्या करना है, मेमोराइज रखनी है सारी चीज़ें और इंपॉर्टेंट है। हम आपको 15 से 20 मिनट के से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड नहीं करेंगे नॉन फार्मा की, क्योंकि आपको क्या करना है, क्लास देखनी है और आपको बिल्कुल एकदम से सारी क्लास को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। What fraction of member must leave a party to avoid disqualification under the anti defection law? मतलब क्या हुआ, दल बदल विरोधी कानून के तहत, ठीक है, अयोग्यता से बचने के लिए किसी पार्टी के कम से कम कितने सदस्यों का अलग होना आवश्यक है। मतलब क्या, किसी भी पार्टी को ब्रेक करने के लिए कितने सदस्य जो हों, या टोटल सदस्य से कितने सदस्य अलग हो जाए। अगर किसी पार्टी को ब्रेक करना है, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य अलग हो जाए, या 1/2 सदस्य अलग हो जाए, या यहाँ पे 2/3, या यहाँ पे 1/4। तो कितनी, किसी को मतलब क्या करते हैं आप, किसी पार्टी को गिराने के लिए तो कितने होने चाहिए, यहाँ पे लगभग 2/3 जो होते हैं सदस्य वो क्या हो जाने चाहिए, यहाँ पे लगभग अगर हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, पार्टी गिर जाती है। इस तरीके का यहाँ पे ये, इस तरीके का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इलेक्शन हेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक वैकेंट सीट, ठीक है, ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर कॉल, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, किसी सदस्य की मृत्यु, ठीक है, या इस्तीफे के कारण खाली हुई एक विशिष्ट सीट के लिए होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। मतलब किस कंडीशन में, समझ लीजिए आप, किसी सदस्य की या तो मृत्यु हो जाए या उसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया हो, तो जो इलेक्शन होगा उसको क्या बोलोगे, जनरल इलेक्शन, या मिड टर्म इलेक्शन, या बाई इलेक्शन, या यहाँ पे प्राइमरी इलेक्शन, क्या बोलोगे, तो उसको आप बोलते हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या होता है, अगर कोई पर्सन क्या है, किसी की डेथ हो जा रही है या वो यहाँ पे इस्तीफा दे दे रहा, तो क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपचुनाव। अब एक और चीज यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। बाई इलेक्शन आप समझ गए, कब हुआ बाई इलेक्शन, जब किसी पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई, या उसने क्या किया, रेजिग्नेशन दिया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, डेथ और रेजिग्नेशन, ठीक है, तब तो क्या हो गया आपका बाई इलेक्शन हो गया। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन कब होता है, मिड टर्म इलेक्शन तब होता है, देखिए, मिड टर्म इलेक्शन हैपेंस व्हेन द गवर्नमेंट कोalition फॉल्स बिफोर द 5-year टर्म एंड। होना क्या चाहिए, आपके बाई इलेक्शन तब होते हैं जब 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले सरकार का गठबंधन क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगर सरकार का गठबंधन गिर गया तो जो चुनाव होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीबीपीएटी यूज्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले बीबीपीएटी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट टूल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, वोट वेरिफिकेशन पब्लिक ऑडिट ट्रायल, वर्चुअल वोटिंग पेपर ऑडिट ट्रायल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपकी बीबीपीएटी की फुल फॉर्म है, बीबीपीएटी की जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो होती है वोटर वेरीफाइबल यहाँ पे पेपर ऑडिट ट्रायल। आपका जो बी ऑप्शन है इस जगह पे वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक। ये था आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है यहाँ पे, सिर्फ पढ़ते हैं, कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा सा। Which organ of the government is primarily responsible for law making, ठीक है, सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कानूनों का निर्माण करता है, ठीक है, कौन है। देखिए नंबर 1 आपकी क्या है, नंबर 1 कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी, या यहाँ पे आपके विधायिका लेजिस्लेचर, ठीक है, या मीडिया। यहाँ पे कौन है आपकी, यहाँ पे जो क्या करती है, मुख्य रूप से क्या होती है, कानून का निर्माण करती है। तो जो आपका कानून का निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे विधायिका बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, आपके विधि के निर्माण में होती है, विधि बोले तो कानून के निर्माण में। आगे आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, या जुडिशरी कॉल्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, सरकार के अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को क्या कहा जाता है, ठीक है, किसको, आपके जो कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, जो न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों के बंटवारे को क्या कहते हैं सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन, या यहाँ पे फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर बोलते हैं। किसको? यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच के शक्तियों के बंटवारे को क्या कहते हैं? यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी टोटल आर्टिकल्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये देखिए ओरिजिनल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, भारतीय सरकार में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं या अनुच्छेद थे। ठीक है, ये चीज, और ओरिजिनल फॉर्म है मतलब बोले तो मूल रूप से क्या बोलोगे? ओरिजिनल फॉर्म। पढ़िए 448, 470, 395 या यहाँ पे 380। देखिए स्टूडेंट्स, जब ओरिजिनल फॉर्म की बात हो तो आप हमेशा याद रखना कितने होंगे आपके 395 पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। किस पे? ओरिजिनल पे। लेकिन जब आपसे करंट में पूछा जाए कि कितने हैं तो वहां पे आपके अप्रोक्स कितने हैं? 448। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ओरिजिनल में 395 और अगर करंट की पूछ लिया जाए तो आपको 395 टिक नहीं करना है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी किसका मतलब बोले तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी? देखिए ऑस्टिन ने की थी, रूसो ने की थी, या यहाँ पे प्लूटो ने की थी, या अरिस्टो ने की थी। ठीक है, तो आपकी जो आपकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की जो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट दिया था सॉवरेनिटी का, वो किसने दिया था? रूसो ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? रूसो ने दिया था। तो अब यहाँ पे अगर जनरल सॉवरेनिटी की बात की जाए तो किसने दिया था? ऑस्टिन ने, और पॉलिटिकल का किसने दिया था? रूसो ने दिया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, जनरल का ऑस्टिन ने और पॉलिटिकल का किसने दिया था? रूसो ने दिया था, याद रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वास्तविक संप्रभु, ठीक है, रियल सॉवरेन कौन है? ठीक है, कौन है? हु इज द रियल सॉवरेन इन इंडिया? कौन है हु इज द रियल सॉवरेन? कौन, किसको बोलेंगे आप? प्रेसिडेंट को बोलेंगे, या यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, या सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे, या यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसको बोलेंगे? तो जो आपका रियल सॉवरेन होता है वो कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, आप देखिए इस जगह पे रियल सॉवरेन आप किसको बोलेंगे? प्रधानमंत्री को। और अगर कभी पूछा जाए नॉमिनल सॉवरेन किसको बोलते हैं, तो नॉमिनल सॉवरेन यहाँ पे किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं। आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे देखिए, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। कौन कौन से? एक आपका यहाँ पे रियल सॉवरेन का, दूसरा आपका यहाँ पे नॉमिनल सॉवरेन का। ठीक है, दोनों ही आप याद रखिएगा, दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एसेंशियल ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर अ पॉलिटी अ स्टेट। ठीक है, किसी भी राज्य व्यवस्था के निर्माण के लिए कितने अंग अनिवार्य होते हैं? कितने अंग अनिवार्य होते हैं किसके लिए? यहाँ पे पॉलिटी या स्टेट बनाने के लिए कितने? 2 या 3 या यहाँ पे 4 या यहाँ पे 5। तो कितने ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है? कितने ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं? 4 ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन से 4 ऑर्गन रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, नंबर 1 क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, टेरिटरी मतलब बोले तो भूभाग, और गवर्नमेंट बोले तो सरकार, और यहाँ पे सॉवरेनिटी बोले तो संप्रभुता। इतनी चीजें आपको क्या होती हैं? एक स्टेट बनाने के लिए क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है उनकी। ठीक, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, What type of sovereignty lies with the people in India? ठीक है, किस तरीके की यहाँ पे भारत में किस प्रकार की संप्रभुता जनता के पास निहित है? कौन सी? यहाँ पे नंबर 1 कानूनी संप्रभुता, लीगल सॉवरेनिटी। ठीक है, नाम मात्र संप्रभुता। ठीक है, फिर क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी, और क्या है आपकी बाहरी संप्रभुता, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है कि आपका जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो क्या होती है? यहाँ पे आपकी क्या होती है? भारत जो इंडिया में होती है, जो संप्रभुता जनता के पास निहित में है, या बोले तो क्या बोलोगे? द टाइप ऑफ द सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के पीपल के बीच में कौन सी लाई करती है? कौन सी पीपल? जो आपकी पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है वो यहाँ पे लाई करती है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती हुई। मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, बहुत ही ये बेसिक क्वेश्चन भी है जो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे ही आपको मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन आपको जैसे दिख जाएगा,
ऐसे आपको मिलेगा, फिर आपको वहाँ पे रिकॉल करना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ये बीच बीच में आपको दिखेंगे जब आपका एग्जाम आए, एग्जाम आप जब देंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके के जरूर दिखेंगे, वहाँ पे पूछे ही जाएंगे आपसे, पॉलिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने क्वेश्चंस को क्लियर करते रहिए। और आपको बिल्कुल भी इस बार एग्जाम में जाना है तो सिर्फ फार्मा पढ़ के नहीं जाना है, ये बात आपको सोच लेनी है। इस बार जाना है तो फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों पढ़ के जाना है और इस बार एग्जाम को फोड़ के आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।